Hello student, how are you? I hope all is well. फिर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पूर्व में टॉपिक चल रहा था उसी को बढ़ाते हैं। और हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 का जो पेपर सेकंड था। पेपर सेकंड की यूनिट 4 पढ़ रहे थे हम, और उस यूनिट 4 में हमने स्टार्ट किया था बिहेवियर। और बिहेवियर के पार्ट 3 तो हम पढ़ चुके हैं, और ये 4th पार्ट हम पढ़ रहे हैं, बिहेवियर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसके इतिहास के बारे में देखा था, और पहले क्या है कि इसका संबंध केवल यूनान तक रहा। उसके बाद में इसको आधुनिक जो व्यवहारिकी है, मॉडर्न जो एथोलॉजी है, मॉडर्न एथोलॉजी से तात्पर्य मेरा आधुनिक जो व्यवहारिकी है, इसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम जिन 3 साइंटिस्ट ने किया था, उन तीनों साइंटिस्ट के नाम आपने देखे थे। एक तो क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न जो एथोलॉजिस्ट थे, उनका नाम आपने देखा था कॉनरेड लॉरेंज, जिन्होंने किंग सॉलोमन रिंग लिखी थी, ऑन एग्रेशन लिखा था, मैन मीट डॉग लिखा था, तो कॉनरेड लॉरेंस था। एक निकोटिन वर्जन था, टिन वर्जन साहब थे। और इसके अलावा कार्ल वॉन फ्रिस, ये साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, मॉडर्न एथोलॉजी को यूरोप से होते हुए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिकी सहित पूरे वर्ल्ड में फेमस और पहुंचाने का काम किया। पहले क्या था कि जो एथोलॉजी था उसको हम इंक्लूड करते थे, इंक्लूड इन साइकोलॉजी। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि साहब पहले जो मनोविज्ञान था, जैसे बीएफ स्किनर वगैरह, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद को माना जाता था। लेकिन इन 3 साइंटिस्ट के आने के बाद में इन्होंने जो एथोलॉजी है उसको एक अलग विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया, और इससे जो व्यवहारिकी यानी एथोलॉजी, वो मनोविज्ञान से अलग हो गई, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म हुआ। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान और व्यवहारिकी जो है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों के अंतर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि भाई व्यवहारिकी जो है और साइकोलॉजी जो है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। कई बार इस सवाल को ऐसे पूछ लिया जाता है कि बिहेवियरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों की विचारधाराओं की तुलना कीजिए। तो अगर ये सवाल ऐसा पूछा जाए तो इसका मतलब आप कंफ्यूज ना होइए। जिन्होंने व्यवहारवाद पे कार्य किया वो व्यवहारविद कहलाए, जिन्होंने मनोविज्ञान पे काम किया वो मनोविद कहलाए। ये दोनों परंपराएं जो हैं लंबे समय से चली आ रही है। इसमें मनोविज्ञान जो है पुराना विज्ञान है और व्यवहारवाद मॉडर्न साइंस है। तो इसमें करके हम एक एक करके इनके अंतर पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो इसमें स्टडी की जाती है, यानी अध्ययन, यानी जो प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है स्वाभाविक उसकी वास स्थान पर,
तो हम कहें कि नेचुरल हैबिटेट पे जोर दिया जाता है। इसकी स्टडी जो है वो नेचुरल हैबिटेट पे जोर दिया जाता है। और ये जो है ये नेचुरल पे न करके आर्टिफिशियल जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस पे स्टडी करते हैं मनोविज्ञानी तो। और व्यवहारवाद जो है वो प्राकृतिक वास स्थानों के बारे में बात करता है कि भाई किसी भी एनिमल पे किसी भी प्राणी का व्यवहार अगर देखना है तो उसके लिए वो उसके प्राकृतिक जो नेचुरल क्लाइमेट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जबकि मनोविज्ञानी क्या है अपनी प्रयोगशालाओं में ये काम करते हैं तो उसको बंद स्थिति कहा जाता है। अगर इसका परीक्षण की बात करें तो ये कहाँ होता है? इनका जो परीक्षण है वो जंगलों में परीक्षण जो है वो जंगलों में किया जाता है। जबकि इसका जो परीक्षण है यानी जो मनोविज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक जिन जंतुओं के ऊपर प्रयोग करते हैं वो प्रयोगशाला में करते हैं। तो ये प्रयोगशाला में करते हैं। इसके लिए जो उपकरण काम में आएंगे, जो व्यवहारविद थे, जो बिहेवियरलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो उपकरण काम में लिए उनमें कैमरा था, दूरबीन, ध्वनि रिकॉर्डर, इनको इस्तेमाल करते थे। जबकि इसमें क्या था, इसमें जो विशिष्ट उपकरण हुआ करते थे वो या तो डिब्बे होते थे या मेज हुआ करती थी, भूल भुलैया कक्ष होते थे, तो वो उपकरण काम में लेते थे। इसमें ये आर्टिफिशियल बने हुए। और इसमें जो ये परीक्षण करते थे व्यवहारविद, एथोलॉजिस्ट, वो क्या है कि प्राणी को मारते नहीं थे। प्राणी को मारने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि ये प्राकृतिक परिस्थितियों में इसका परीक्षण करते थे। जबकि इसमें क्या है कि दोनों प्रकार की कंडीशंस होती थी। कई मर्तबा जैसे कि तंत्रिका या तंत्रिकीय जो व्यवहार है उसको जानने के लिए कई दफ़ा जो है प्राणियों को मारने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मनोवैज्ञानिक क्या है कि प्राणियों को मारते थे, जबकि क्योंकि वो प्रयोगशाला में करते थे। और व्यवहारविद जो थे वो प्राणी को नहीं मारते थे क्योंकि वो उनकी प्राकृतिक आवास में अध्ययन करते थे। अगर बात करें हम इनका जो अध्ययन होता था, जो इनका अध्ययन क्षेत्र है वो प्रोटोजोआ से
प्रोटोजोआ से अध्ययन क्षेत्र जो होता था, इनका प्रोटोजोआ से लेकर के स्तनियों तक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक कोश के जीवों से लेकर के बहुकोश के जीवों का अध्ययन क्षेत्र इनका रहा करता था। लेकिन इनका जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत ही सीमित दायरे में होता था, जबकि ये कैसा है, अध्ययन क्षेत्र व्यापक स्तर पे है। इसका सीमित क्षेत्र होता था। कुछ ही प्राणी जैसे कि कबूतर है, चूहा है, बिल्ली है, वानर है, कुत्ता है आदि कोई सीमित जानवरों पे ही ये अपने जो है प्रयोग करते थे। तो इसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक हो गया और इसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक होगा और इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होते थे। उसके बाद में बात करें हम इसमें असंख्य व्यवहारिकी अनुक्रियाओं का अध्ययन संभव होता था। असीमित, व्यवहारिकीय अनुक्रियाओं का अध्ययन जो है संभव होता है। यानी बहुत सारी अनुक्रियाओं का आप अध्ययन कर सकते हो, उसके खाने पे, पीने पे, रहने पे, बोलने पे, बातें करने पे, अपनी लैंग्वेज सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन में, उसके अनुरंजन पे, उसके कर्तसी पे, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ प्राय शिक्षण के बारे में, शिक्षण का मतलब यहाँ सीखने से है, जिसको कि हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग पर शोध संभव होता था। यानी सभी क्षेत्रों के ऊपर ये फोकस नहीं करते थे मनोवैज्ञानिक, ये केवल लर्निंग के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाते थे। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें, व्यवहारिक जो सदस्य थे उनके, तो इसमें आप नाम दे सकते हैं कॉनरेड लॉरेंज, निको टिनबर्जन, इसके अलावा कार्ल वॉन फ्रिस। ये आपके हो गए कौन, सारे के सारे बिहेवियरोलॉजिस्ट हो गए। अगर इनकी बात करें तो इसमें B.F. स्किनर है, I.P. पावलोव है, जिन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी पे काम किया था, I.P. पावलोव। थॉर्नडाइक है। तो ये आप साइकोलॉजिस्ट के नाम बता सकते हैं इधर, और इधर आप बिहेवियरोलॉजिस्ट के नाम बता सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या है कि दोनों धाराओं में अंतर बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी धाराएं हैं जिन्होंने आपको
व्यवहारवाद और मनोवाद के बीच में अंतर स्थापित कर सकते हो। तो ये हमारी जो बिहेवियर पार्ट नंबर 4 था, उसमें आज हमने बिहेवियरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इसके बीच चर्चा की। और इसमें देखिए, ये नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं या आर्टिफिशियल की। ये उनके प्राकृतिक आवास जनरली फॉरेस्ट में, ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इनका काम होता है। इनके जो कैमरे होते हैं, दूरबीन होते हैं, ध्वनि रिकॉर्डर होते हैं, ये इनके इक्विपमेंट होते हैं स्टडी के। जबकि इनमें तो क्या है कि कोई बॉक्स है, मेज है या भूल भुलैया वाले रास्ते हैं जो कि आपके लैब में बने हुए हैं उसी पे। और जो प्रेक्षण है वो प्राणियों को इसमें मारते नहीं है कभी भी, क्योंकि उसके प्राकृतिक आवास में। जबकि यहाँ मारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब न्यूरॉन से संबंधित कोई अध्ययन पता करना हो तो ऐसी कंडीशंस में उस जानवर की मृत्यु संभावी हो जाती है। मनोविज्ञानियों के लिए अध्ययन क्षेत्र इसका बड़ा व्यापक होता है, जबकि इसका सीमित होता है। व्यापक होने की वजह से ये एक कोश के जीव से लेकर के बहुकोश के तक, यानी प्रोटोजोआ टू मेमेलिया तक सभी तरह के जीवों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर ये व्यवहार विद जो होते हैं अपना जो है स्टडी करते हैं। जबकि जो मनोविज्ञानी हैं उनका सीमित है, कुछ ही जंतु रहते हैं, जैसे कि पिजन है, रेट है, मंकी है, कैट है, डॉग है, कैट एंड डॉग आल्सो। इनके ऊपर ही ये अपना क्या है कि फोकस करते हैं। तो बहुत सीमित जानवर होते हैं और व्यवहारिक अनुक्रियाओं का असीमित अध्ययन संभव कर पाते हैं, जबकि ये नहीं कर पाते। और कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, कॉनराड लॉरेंज है, निकोटिन वर्जन है, कार्ल वॉन फ्रिस है। ये सब जो है बिहेवियर के ऊपर फोकस करने वाले प्रमुख साइंटिस्ट के नाम हैं। जबकि जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है उसमें B.F. स्किनर है, S.C. स्किनर है, I.P. पावलो है जिन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक है, ट्रायल एंड एरर मेथड वगैरह, बुलबुलैया वाला। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम मेथड ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर को लेकर के हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को और ये वीडियोस जो हैं और अपनी जो ये यूनिट है इसको देखते रहिए और अपने हैंडमेड नोट्स तैयार कीजिए और अपने अध्ययन को रुकने मत दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया। जय हिंद।